हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल सारथी। मैं अमन कुमार सिंह स्वागत करता हूं सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज एक और अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके चलेंगे जिसका नाम है इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी, यानी शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित डिसऑर्डर्स यानी बीमारियां। अपना प्रतिरक्षा तंत्र सही से काम नहीं कर रहा है, उसके चक्कर में जो जो बीमारियां हो रही है अपने शरीर में उसको देखते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखो, डिसऑर्डर्स ऑफ इम्यून सिस्टम क्या है। जैसे अपना इम्यून सिस्टम है, ये ठीक से काम नहीं करे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर। नाम से ही पता चल रहा है डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर्स। तो इम्यून सिस्टम डज नॉट वर्क प्रॉपरली या फंक्शन प्रॉपरली, उसकी वजह से इम्यून सिस्टम में डिसऑर्डर्स आ रहे हैं जिनको हम बोलते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ इम्यून सिस्टम। अब ये 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर, दूसरा होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और तीसरा होता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। देखो, नाम से पता चला है इम्यूनो डिफिशियंसी यानी इम्यून सिस्टम में जो इम्यून की कमी हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। दूसरा होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी खुद का प्रतिरक्षा तंत्र अपने पे अटैक कर दे तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और तीसरा होता है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा और सेंसिटिविटी मतलब सेंसिटिविटी, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो जाए उसकी वजह से जो भी इम्यून रिस्पॉन्स आते हैं उनको भी डिसऑर्डर्स कह सकते हैं। तो ये 3 तरीके के इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। अब एक एक करके डिटेल्स में देखते हैं। पहला था इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स, यानी इम्यून की कमी हो गई, डेफिशिएंसी हो गई, उसकी वजह से जो डिसऑर्डर्स आ रहे हैं उनको बोलते हैं इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स। इम्यून सिस्टम हो गया वो वीक हो गया या एब्सेंट हो गया है। ये 2 तरीके के होते हैं, प्राइमरी इम्यूनो डिफिशियंसी और सेकेंडरी इम्यूनो डिफिशियंसी। प्राइमरी मतलब प्राथमिक, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक। प्राइमरी मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ ड्यू टू जेनेटिक डिफेक्ट्स। जैसे कोई चाइल्ड है, उसके अंदर जेनेटिक डिफेक्ट के कारण उसमें बर्थ से ही प्रॉब्लम है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी इम्यूनो डिफिशियंसी। सेकेंडरी क्या हुआ, एक्वायर्ड लेटर ड्यू टू इन्फेक्शन, मेडिकेशन या डिजीज। पहला तो देखो बर्थ के साथ हो गया, यानी वो जेनेटिक की वजह से। दूसरा क्या हुआ, एक्वायर्ड, यानी उसने पाया जन्म के बाद। कहाँ से पाया, इन्फेक्शन से पाया, मेडिकेशन से पाया, दवाई खाने से पाया, किसी बीमारी से पाया, तो हो जाएगी सेकेंडरी इम्यूनो डिफिशियंसी। अब देखो कॉजेज क्या क्या है, क्यों हो सकता है ये। जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हो सकता है। देखो, जेनेटिक बीमारी है तो जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होगा प्राइमरी इम्यून में, क्योंकि प्राइमरी में ही जन्म से वो मिल रहा है। दूसरा तो उसने डिजीज से एक्वायर्ड किया, तो जेनेटिक की बात हम प्राइमरी में करेंगे। फिर दूसरा क्या हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन, जैसे HIV हो सकता है, मिजल्स हो सकते हैं, उसकी वजह से भी कॉज हो सकता है। माल न्यूट्रिशन, किसी न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, उसकी वजह से भी हो सकता है। कैंसर एंड कीमोथेरेपी, देखो कैंसर और कीमोथेरेपी की वजह से भी इम्यून सिस्टम वीक होता है। और लॉन्ग टर्म यूज ऑफ इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स, जैसे इम्यूनो सिस्टम को यानी प्रतिरक्षा तंत्र को संदमित करने वाली जो दवाइयाँ आती हैं उनको हम बोलते हैं इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स, यानी इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती हैं। उनका लॉन्ग टर्म से कोई यूज़ कर रहा है, यानी बहुत लंबे टाइम से कोई यूज़ कर रहा है, तो उसके अंदर भी ये देखने को मिलेंगी। ये तो हो गए कॉजेज। अब देखो, पहला आता है एग्जाम्पल्स में, क्या आता है, SCID। SCID क्या है, डेफिशिएंसी। पहले बात तो डेफिशिएंसी, इम्यूनो डेफिशिएंसी याद रखना, उसके एग्जांपल्स देख रहे हैं। SCID का फुल फॉर्म क्या है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। देखो, एक नॉर्मल पर्सन है, उसके अंदर इम्यून सिस्टम में क्या प्रेजेंट होता है, B सेल्स और T सेल्स। ये प्राइमरी सेल्स होती हैं जो इम्यून के लिए रिस्पॉन्स देती हैं। हमने इम्यूनोलॉजी में बहुत अच्छे से इसको पढ़ा हुआ है, आप वीडियो देख सकते हो, मेरे चैनल पे है। तो T सेल्स और B सेल्स जो होती हैं ये फाइट करती हैं इन्फेक्शन से। तो ये तो नॉर्मल इंसान का इम्यून सिस्टम हो गया। अब SCID में क्या हुआ, जो इम्यून सिस्टम है उसके अंदर देखो इम्यूनो डेफिशिएंसी है, तो इसकी कमी हो गई। T सेल्स और B सेल्स अब है ही नहीं, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इम्यून रिस्पॉन्स डिक्रीज हो गया। अब ये कैन नॉट फाइट इन्फेक्शन, अब इन्फेक्शन से आदमी लड़ नहीं पा रहा है, तो इसके ऊपर कोई सा भी नॉर्मल सा भी जुकाम बुखार का भी पैथोजन आ गया तो ये फाइट ही नहीं कर पा रहा, तो ये अफेक्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी यानी SCID। देखो, ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है वेयर इन्फेंट्स आर बॉर्न विद अ वेरी वीक इम्यून सिस्टम, यानी ये देखो जन्मजात होता है। पहली बात तो ये समझ लेना, यानी ये बर्थ से प्रेजेंट होता है, और डिसजेनेटिक है तो बर्थ से प्रेजेंट होगा, सिंपल सी बात है। और इन्फेंट जो होते हैं वो वेरी वीक इम्यून सिस्टम के साथ पैदा होते हैं, यानी जो बच्चे होते हैं काफ़ी कमजोर होता है उनका प्रतिरक्षा तंत्र, प्रोन टू सीवियर इन्फेक्शन। अब सीधी सी बात है, इम्यून सिस्टम उसके अंदर नहीं है तो नॉर्मल से इन्फेक्शन से भी वो अफेक्ट हो जाएगा। ट्रीटमेंट क्या है इसका, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। देखो, जो B सेल और T सेल होती है वो बोन मैरो में फॉर्म होती है। अब बोन मैरो को अगर हम ट्रांसप्लांट कर दें तो सिंपल सी बात है कि ये बीमारी भी ठीक हो जाएगी। तो ये था इसका ट्रीटमेंट SCID का। उसके बाद क्या आता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम यानी एड्स, जिसको एड्स बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको अलग से एक चैप्टर ही बना हुआ है अपने DMLT में, तो इसको अलग से भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी इसमें नॉर्मल मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम में क्या है, देखो, कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अब देखो, एक एड्स और HIV ये 2 चीज़ अलग अलग वर्ड्स हैं।
देखो दोनों में अंतर क्या है, जो एड्स होता है ये एक डिफिशियंसी सिंड्रोम यानी एक बीमारी का नाम है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स इज अ मेडिकल कंडीशन, एक मेडिकल कंडीशन यानी एक बीमारी का नाम है। और जो HIV नाम है ये एक वायरस का नाम है, ये अंतर याद रखना आप। ये ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस बोलते हैं इसको। इट इज अ वायरस विच अटैक इम्यून सिस्टम इन ह्यूमन, यानी एक वायरस है जो ह्यूमन के इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं एड्स। ठीक है, तो एड्स इसको बोला कॉज्ड बाय द HIV, यानी एड्स जो होता है HIV की वजह से कॉज्ड होता है। होता क्या इसमें, वीकनेस ऑफ इम्यून सिस्टम। देखो इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम्स पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर इम्यून सिस्टम की में कमी हो जाएगी। उस कमी कैसे होगी, वीकनेस ऑफ बाय डिस्ट्रॉइंग CD4 यानी T हेल्पर सेल। जो ये HIV वायरस है ये T हेल्पर सेल को किल कर देता है। अब T हेल्पर सेल नहीं रहेंगी तो शरीर में इम्यून सिस्टम की कमी हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि आदमी छोटे छोटे भी बीमारियों से ग्रसित होने लगेगा। तो यही होता है एड्स। ट्रीटमेंट क्या होता है, देखो जो HIV वायरस होता है ना, ये एक रेट्रो वायरस कैटेगरी का वायरस है। तो जब रेट्रो वायरस कैटेगरी का वायरस है तो इसको हम एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी यानी ART दे सकते हैं। इसकी वजह से एड्स ठीक हो सकता है। ठीक तो नहीं होता है वैसे, पर कुछ समय के लिए टाल सकते हैं। तो ये एड्स होता है। ये था HIV और एड्स में अंतर। अगला आता है CVID। CVID का फुल फॉर्म क्या है, कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी। कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी, इसमें डेफिशिएंसी ऑफ एंटीबॉडीज हो जाती है। जैसे IgG की कमी हो गई, IgM की कमी हो गई, IgA की कमी हो गई। 5 एंटीबॉडीज हमने पढ़ी थी ना, गमदे, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। तो ऐसे एंटीबॉडीज की कमी हो जाती है जिसमें मेनली IgG, IgM, IgA की कमी होती है। अब देखो एंटीबॉडीज की कमी हो गई तो पैथोजन से फाइट कौन करेगा हमारे शरीर में, कोई नहीं करेगा। तो रिकरेंट इन्फेक्शन यानी बार बार इन्फेक्शन होते ही जाएंगे। यही है एंटीबॉडी की डिफिशियंसी की वजह से होता है CVID। ट्रीटमेंट क्या है इसका, इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी। अब एंटीबॉडीज की कमी होती है तो हम इम्यूनोग्लोबुलिन देके एंटीबॉडीज को बढ़ा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी की वजह से देकर हम CVID का क्योर कर सकते हैं। तो ये था CVID। देखो पहला हुआ खत्म डेफिशिएंसी वाला। अब देखते हैं दूसरा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या भाई, इम्यून सिस्टम है वो मिस्टेकली अटैक करती है बॉडी के ऑन हेल्दी सेल पे, यानी खुद के शरीर पे हमला कर रहा है। कोई व्यक्ति अपना ही सिर फोड़े जा रहा है। तो ये सिंपल सा बात आप समझ लो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में। डिफिशियंसी में क्या पढ़ा था हमने कि इम्यून सिस्टम में कमी हो गई थी। अब वो कैसे भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है, जन्म के साथ हो सकती है, पर इसमें इम्यून सिस्टम तो है लेकिन आपकी बॉडी उस इम्यून सिस्टम को खुद ही मारे जा रही है। ठीक है, मिस्टेकली मारे जा रही है। तो इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। कॉज क्या क्या है इसके, जेनेटिक प्रीडिस्पोजन इसका पहला कॉज। दूसरा इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स। इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स कैसे हो सकते हैं, वायरसेस, टॉक्सिन्स, यानी वायरस और टॉक्सिन की वजह से भी हो सकता है, हार्मोनल चेंज की वजह से भी हो सकता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और स्ट्रेस यानी तनाव की वजह से भी शरीर के इम्यून सिस्टम खुद पे ही अटैक करने लगते हैं। ठीक है, तो ये था ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। और देखो मेनली क्या क्या अफेक्ट होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में। जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं, यानी कहीं के भी जोड़, वो हाथ के हों, पैर के हों, या मसल्स हो गई, स्किन हो गए, ब्लड वेसल्स हो गए, डाइजेस्टिव सिस्टम अटैक होता है, एंडोक्राइन सिस्टम अटैक होता है, और नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है। ये था ऑटो इम्यून डिजीज के अफेक्टेड ऑर्गन्स। एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल बहुत हिट और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपने फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा, तो सिंपल सी बात है, इसको अच्छे से देखते हैं। देखो इम्यून सिस्टम है, पहले तो ये हमने देखा कि खुद की इम्यून सिस्टम खुद के बॉडी पर अटैक कर रही है। तो इसमें भी वही होगा, इम्यून सिस्टम ने किस पे अटैक किया, ज्वाइंट्स पर अटैक किया। ये याद रखना कि आर्थराइटिस कहीं भी नाम वर्ड आए तो ज्वाइंट से रिलेटेड होगा। अब ये ज्वाइंट्स पैर के भी हो सकती हैं, हाथ के भी हो सकती हैं। तो इम्यून सिस्टम ने अटैक किया खुद के ज्वाइंट्स पर। ज्वाइंट्स में क्या हो गया, इन्फ्लामेशन यानी सूजन हो गया, और दर्द यानी इन्फ्लामेशन हुई और पेन हुई। सिम्टम्स क्या क्या है, सिंपल सी बात है कि जॉइंट्स की स्वेलिंग हो गई, स्टिफनेस यानी सूजन हो गया, फैटी हो गया, आदमी को थकान लगने लगा। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के सिम्टम। ट्रीटमेंट क्या क्या दे सकते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, सूजन कम करने वाली दवाइयाँ। देखो एंटी मतलब विपरीत, इन्फ्लामेटरी यानी सूजन कम करने वाली दवाइयाँ, और इम्यूनो सप्रेसेंट्स यानी जो आपके प्रतिरक्षा तंत्र को संदमित कर सके। संदमित क्यों करना भाई, ये हाइपर एक्टिव हो गई है, अब ये खुद पे ही अटैक किए जा रही है। तो इम्यूनो सप्रेसेंट्स दे देंगे तो ये सप्रेस हो जाएगी, तो ये अटैक कम करेगी। तो इम्यूनो सप्रेसेंट्स भी देते हैं ट्रीटमेंट में रूमेटॉइड आर्थराइटिस के। यहाँ पर देखो समझो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये देखो हेल्दी जॉइंट्स है, हेल्दी जॉइंट में बिल्कुल सूजन नहीं है, यहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ है साइनोवियल मेम्ब्रेन में, ये कार्टिलेज है अपना, तो ये अपना जो मतलब जॉइंट्स ही जोड़ा हो गया। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या हुआ, यहाँ पर देखो सूजन हो गई, ये काफ़ी बड़ा फूल गया, और यहाँ पर बोन डैमेज होने लगी, स्वेलन हो गया क्या, साइनोवियल मेम्ब्रेन,
और कार्टिलेजिनस वियर अवे, दूर चली गई, और रिड्यूस जॉइंट स्पेस। अब जो इस सूजन हुई तो जो यहाँ पर स्पेस था इस जोड़ों को घूमने के लिए वो स्पेस कम हो गया। अब इससे क्या हुआ, हड्डियाँ आपस में टकराने लगी और घिसने लगी, तो इसकी वजह से दर्द होता है और सूजन होता है। तो ये था रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब देखो पैनक्रियाज जो होता है ना बॉडी में, जैसे कुछ पीपल में टाइप 1 डायबिटीज होते हैं। क्यों होते हैं? देयर मीन्स देयर पैनक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन। देखो पैनक्रियाज हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था पैनक्रियाज होता है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। तो इंसुलिन का क्या काम क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना। अब इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज़, और ये होता है टाइप 1 डायबिटीज़। ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल अब देखो, अच्छा एग्जाम्पल टाइप 1 डायबिटीज़। इसमें क्या हो रहा है, देखो ऑटो इम्यून पढ़ रहे हैं तो इम्यून सिस्टम तो अटैक करेगी ही करेगी अपने ही बॉडी पर। अब ये कहाँ अटैक किया, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स, यानी इस पैनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स होती हैं जो इंसुलिन को बनाती हैं। अब इंसुलिन पे ही अटैक कर दिया तो इंसुलिन अपने बॉडी में नहीं बन रही है और अफेक्ट क्या हो पैनक्रियाज, उसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। इंसुलिन जो है ग्लूकोज को कम कर रहा था तो इंसुलिन पे ही अटैक कर दिया, तो बीटा सेल्स पे अटैक किया तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हुआ, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, तो यहाँ पर डायबिटिक कंडीशन आ गई। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या है, हाई ब्लड शुगर, यानी शुगर का लेवल तो बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी पेशेंट को बार बार पेशाब आएगा। एक्सेसिव थ्रस्ट, यानी बार बार प्यास लगेगी पेशेंट्स को। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं, इंसुलिन थेरेपी। सिंपल सी बात है, इंसुलिन की कमी है तो इंसुलिन हम ऊपर से दे देंगे तो टाइप 1 डायबिटीज़ क्योर हो सकता है। ये था टाइप 1 डायबिटीज़। अगला आता है सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसस, यानी SLE। SLE में देखो सिंपल सी बात है, पहली बात तो कि अटैक करेगा यानी मल्टीपल ऑर्गन इफेक्ट होंगे इम्यून सिस्टम के अटैक से। और क्या क्या इफेक्ट होंगे, स्किन इफेक्ट होगी, किडनी इफेक्ट होगी, हार्ट इफेक्ट्स हो सकते हैं या जॉइंट इफेक्ट्स हो सकते हैं SLE में। SLE के सिम्टम्स क्या क्या हैं, स्किन रैसेस, जैसे ये आदमी के देखो स्किन पर ऐसे लाल 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 धब्बे पड़ गए, यानी स्किन रैसेस होगा। फटीग होगा, यानी इसको थकान महसूस होगी, और जॉइंट्स पेन, इसके जॉइंट्स में पेन होंगे। ट्रीटमेंट क्या होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, स्टेरॉयडल ड्रग्स इसमें देते हैं SLE में, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। देखो सिंपल सी बात है कि इम्यून सिस्टम की वजह से अटैक हो रहा है तो इम्यून को सप्रेस करने वाली दवाइयाँ यानी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दे सकते हैं SLE में। अगला आता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अगला एग्जांपल देखो, एक ये हेल्दी नर्व है, नर्वस सिस्टम में हम लोग बहुत अच्छे से नर्व को पढ़ा हुआ है। एक हेल्दी नर्व है, इसके ऊपर क्या है, डेंड्रॉन्स है, साइटोन है, एक्सॉन है, उसमें स्वांसेस लगे हुए हैं, नोट्स ऑफ रेनवियर है और नर्व फाइबर है। अब इसमें जो ऊपर ये माइलिन शीथ लगी हुई है, ये माइलिन शीथ डैमेज हो रही है। यहाँ पे देखो डैमेज माइलिन, यानी ये जो माइलिन शीथ है यहाँ पर डैमेज होने लगी। इसकी वजह से जो फाइबर इसके अंदर थे, नर्व फाइबर, जो इसकी आउटर कवरिंग जो थी वो डैमेज हो गई, तो नर्व फाइबर दिखने लगे, एक्सपोज्ड हो गए, तो नर्व्स अफेक्टेड बाय माइलिन शीथ, और इसको बोलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब इसको देखते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है, इम्यून सिस्टम ने अटैक किया, प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब नर्व कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, अपने शरीर में दो ही जगह पाए जाते हैं, या तो ब्रेन में पाए जाएंगे या स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाएंगे। दोनों के नर्व पर प्रोटेक्टिंग कवरिंग, जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ, ये याद रखना कि नर्व की प्रोटेक्टिंग कवरिंग कौन सी होती है, माइलिन शीथ, उस पर अटैक किया इम्यून सिस्टम में, तो उसको हमने बोला मल्टीपल स्क्लेरोसिस। सिम्टम्स क्या क्या है, मसल वीकनेस, यानी आपके मसल्स में थकान लगेगी। उसके अलावा विजन प्रॉब्लम, देखने में दिक्कत होगी, और कोऑर्डिनेशन इशू, यानी सामंजस्य बैठाने में भी दिक्कत होगी। ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं, इम्यूनोमॉड्यूलरी ड्रग्स और फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी की वजह से भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस कॉज कर सकते हैं, और ड्रग्स में क्या देंगे, इम्यूनोमॉड्यूलरी ड्रग्स। अगला आता है ग्रेव्स डिजीज। इसको हमने एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, क्योंकि ये हार्मोन रिलेटेड डिसऑर्डर है, पर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, क्योंकि ये अपना शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र की वजह से इसका जन्म हो रहा है। इम्यून सिस्टम ने किस पे अटैक किया, थायराइड ग्लैंड पे अटैक किया। अब थायराइड ग्लैंड पे अटैक किया तो क्या हुआ, एक्सेसिव थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन, यानी थायराइड से जो हार्मोन बनना था उसका एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाएगा। इस कंडीशन को क्या बोला, एक्सेसिव, यानी बहुत ज़्यादा। हम सिंपल सी बात है, नाम से पता चला, हाइपर थायराइडिज्म, यानी थायराइड का ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, उसकी वजह से इस कंडीशन को बोला हाइपर थायराइडिज्म। इस डिजीज को बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। सिम्टम्स क्या क्या है, वेट लॉस होगा, एनेक्सिटी होगी और ब्यूलिंग आइज। अब इसका एक ट्रिक याद रखना, ब्यूलिंग आइज, जैसे ग्रेव नाम पता चल रहा
है कि कब्र से, जैसे ग्रेव का अर्थ होता है कब्र, अब ग्रेव डिजीज हो जाएगा तो इसे अभी अभी कब्र से उठ के आया हुआ है ऐसा वो दिखेगा। इस इंसान को देखो ऐसा नहीं लग रहा है कब्र से उठ के आया हुआ है। तो इसका सबसे अच्छा सिम्टम क्या है? बुलिंग आइज, यानी सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम बुलिंग आइज, यानी निकली हुई आंखें। अब थायराइड पे इफेक्ट हुआ, इसकी वजह से इसका आंख बाहर आ गया है, देखो ऐसा लग रहा है कब्र से उठकर आ गया है। तो ये था ग्रेव्स डिजीज। ट्रीटमेंट क्या क्या दे सकते हैं? एंटी थायराइड ड्रग्स। अब थायराइड पे इफेक्ट है तो इसको कम करने वाली एंटी थायराइड ड्रग्स दे सकते हैं। और रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी दे सकते हैं पेशेंट को, इसको बोलते हैं हम ग्रेव्स डिजीज। ठीक है, ये था ग्रेव्स डिजीज। अब देखो दूसरा ऑटो इम्यून भी हमने पढ़ लिया। अब तीसरा पढ़ते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इसमें क्या होता है? हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा, और सेंसिटिविटी मतलब सेंसिटिविटी को लेकर रिएक्शंस हो जा रहा है। जैसे कोई चीज़ का अधिकता हो जाए, अधिकता हो जाए ना तो दिक्कत ही करती है अपने बॉडी में। तो हो क्या रहा है? इम्यून सिस्टम जो होते हैं ओवर रिएक्ट कर जाती है। किसमें? हार्मलेस सब्सटेंस यानी एलर्जेंस के प्रति हाइपर ओवर रिएक्ट कर जाती है और इसकी वजह से एलर्जी कॉज होता है। देखो यहाँ पे हार्मफुल नहीं होगा, हार्मलेस सब्सटेंस होगा, याद रखना, क्योंकि एलर्जेंस हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते, पर उनके लिए अपनी बॉडी जो होती है वो हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, इस वजह से एलर्जी होती है। ठीक है, अब ये 4 तरीके की हो सकती है: टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। एक एक करके डिटेल में देखते हैं। देखो हाइपर सेंसिटिविटी में टाइप 1 में क्या होता है? IgE मेडिकेटेड होता है। अभी डिटेल में देखेंगे। टाइप 2 में एंटीबॉडीज एक्टिव हो जाती हैं, टाइप 3 में इम्यून कॉम्प्लेक्स और टाइप 4 में डिलेड टी सेल मेडिएटेड। अभी देखो डिटेल में एक एक करके देखते हैं। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में इसमें क्या हो रहा है? इसको बोलते हैं इमीडिएट एलर्जिक रिएक्शन, यानी तुरंत एलर्जिक रिएक्शन हो जाए। ठीक है, इमीडिएट एलर्जिक रिएक्शन, इसको बोलते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। कॉज बाय एलर्जेंस, सिंपल सी बात है, एलर्जी की वजह से हो रहा है, अपना शरीर ओवर रिएक्ट कर रहा है एलर्जी की वजह से। कौन कौन से एलर्जेंस हो सकते हैं? पॉलेंस हो सकते हैं यानी परागकण हो सकते हैं, डस्ट यानी धूल हो सकता है, पेट यानी जानवर हो सकते हैं छोटे छोटे, उनसे भी बहुत लोगों को एलर्जी होती है। डेंडर्स होता है। देखो डेंडर क्या होता है? जो जानवर हम पालते हैं, घरेलू जानवर, उनके ऊपर छोटे छोटे कीड़े लगते हैं, उनको हम बोलते हैं डेंडर्स। उनकी वजह से हो सकता है या किसी कीड़े की वजह से हो सकता है, यानी इंसेक्ट की वजह से। सिम्टम्स क्या क्या है? स्नीजिंग, छींक आएगी बार बार। देखो एलर्जी होती है किसी को तो उसके सिम्टम्स क्या क्या आते हैं? सिंपल से ध्यान करो आप। खांसी आती है, छींक आती है बहुत ज़्यादा, जैसे धूल के आप संपर्क में जाओ तो क्या होता है? छींक आती है, इचिंग, खुजली होगी, रनी नोज। अब देखो कोई धूप में जाता है या पॉलन से एलर्जी हो जाती है तो उसके नाक बहने लगते हैं ऑटोमेटिक, उसको बोलते हैं रनी नोज। और अस्थमा, अस्थमा भी एलर्जी से कॉज होता है। ये थे एलर्जी के सिम्टम्स। एग्जाम्पल्स देखो, हमने देखा था एनाफाइलेक्सिस शॉक, बहुत शॉक वाले चैप्टर में इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आप जाके वीडियो चेकआउट करना, बहुत अच्छा चैप्टर है वो। एनाफाइलेक्सिस शॉक जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और एक लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन है। ठीक है, ये कैसे होता है? इंसेक्ट ने डंक मार दिया, उसकी वजह से एनाफाइलेक्सिस शॉक होता है। जैसे मधुमक्खी ने डंक मार दिया, उसकी वजह से शरीर ने हाइपर रिएक्ट कर दिया और इसमें आदमी की डेथ भी हो सकती है। जैसे सुनते नहीं कि बिच्छू के दंश से भी आदमी की मौत हो जाती है, या मधुमक्खी ने ज़्यादा काट दिया उसकी वजह से आदमी की मौत हो जाती है। अब मधुमक्खी का डंक तो इतना छोटा सा है, अब आदमी की मौत कैसे हो सकती है? क्योंकि आदमी शॉक में चला जाता है एनाफाइलेक्सिस के। क्यों? क्योंकि शरीर ने हाइपर सेंसिटिविटी कर दी एलर्जी के खिलाफ। ट्रीटमेंट क्या क्या दे सकते हैं? एंटीहिस्टामिन्स दे सकते हैं, एपिनेफ्रिन दे सकते हैं और इंजेक्शन दे सकते हैं इपीपेन का। ठीक है, एंटीहिस्टामाइंस, देखो हिस्टामाइंस जो होती हैं उसकी वजह से एलर्जी कॉज होता है। अब हिस्टामाइंस को कम करने वाली है एंटी, तो एंटी हिस्टामाइंस दे सकते हैं, एपिनेफ्रिन दे सकते हैं इंजेक्शन, एपिनेफ्रिन इंजेक्शन जिसको हम बोलते हैं एपीपेन। एपिनेफ्रिन इंजेक्शन को हम क्या बोला? एपीपेन। ये दे सकते हैं ट्रीटमेंट में टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के। देखो यहाँ पर देखो ये तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जांपल हो गया कि जैसे अपना सेल है, सेल के ऊपर जो एलर्जी की स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है उसको IgE बोलते हैं। इम्यूनोलॉजी में हमने पढ़ रखा है कि IgE एंटीबॉडी की वजह से एलर्जी होती है। अब एलर्जन ने इस पर आया तो शरीर ने हाइपर रिएक्ट कर दिया और डीग्रेनुलेशन हो गया इसके अंदर से, तो उसी की वजह से एलर्जी कॉज होता है। अब टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी देखते हैं, ये साइटोटॉक्सिन रिएक्शन है। अब साइटो नाम पढ़ते हैं आपके दिमाग में क्या आया? सेल। साइटोलॉजी यानी सेल की स्टडी, ये भी हमने सेल बायोलॉजी में पढ़ रखा है। तो साइटोटॉक्सिन रिएक्शन, सेल के जहरीले होने से रिएक्शन। अब इसमें क्या हो रहा है भाई? इम्यून सिस्टम में ना अटैक कर देती है बॉडी के ऑन सेल, यानी खुद के सेल पर अटैक कर दे रही है। अपने शरीर में सेल क्या क्या है? RBC भी तो एक सेल है। अब इसमें क्या हुआ? एग्जाम्पल में देखो, जैसे हीमोलिटिक एनीमिया है, तो हीमो जब हमने ये भी पढ़ रखा है ब्लड वाले चैप्टर में। देखो जितने भी चैप्टर मैंने अब तक पढ़ा दिए ना, एक दूसरे से धीरे धीरे करके रिलेट होते जा रहे हैं, तो आप पढ़ सकते हो, उसको पढ़ लेना अच्छे से। तो जैसे हीमो वर्ड हमने जहाँ भी नाम लिया, तो हीमो का मतलब हुआ ब्लड, अब खून यानी RBC,
हीमो का मतलब हुआ आरबीसी, हीमोलिटिक एनीमिया। एनीमिया वर्ड जहाँ भी आ जाए तो एनीमिया मतलब खून की कमी। अब क्यों खून की कमी हो रही है? क्योंकि आरबीसी डिस्ट्रॉयड हो रहा है। क्यों डिस्ट्रॉयड हो रहा है? क्योंकि उसके ऊपर इम्यून सिस्टम ने अटैक कर दिया है, क्योंकि वो खुद का अपने शरीर का सेल है। क्यों अटैक किया है? हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से। तो ये था पूरा रिएक्शन, ठीक है। अब ये एक नॉर्मल जैसे आरबीसी सेल है, इसके ऊपर अटैक किया बॉडी के सेल ने, तो ये डैमेज होने लगी, रप्चर होने लगी, ब्रेक डाउन होने लगा इस आरबीसी सेल का। तो इसको बोलते हैं हीमोलिटिक एनीमिया। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हीमोलिटिक एनीमिया में कौन से सेल की कमी होती है, तो क्या आप आंसर बता दोगे कि आरबीसी की कमी होती है? हाँ बिल्कुल बता दोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये था टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। देखते हैं टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। इसको बोलते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यानी इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को हमने बोला टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें क्या हो रहा है? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो डिपॉजिट हो जा रहे हैं टिश्यू के अंदर, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो डिपॉजिट हो जा रहे हैं टिश्यू के अंदर, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कॉज होता है। यानी जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हैं वो जाके टिश्यू के अंदर यानी ऊतक के अंदर जमा हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से ऊतक में सूजन आ रही है। अब कोई भी चीज़ है, जैसे एक सेल है, सेल के अंदर आप कोई भी चीज़ भरते जाओ, एक कमरा है, कमरे के अंदर आप भूसा भरते जाओ, भूसा भरते जाओ। अब एक पॉइंट तो ऐसा आएगा कि उसके अंदर भूसा फुल हो जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा? आपका भूसा बाहर आ जाएगा। तो वही सिंपल सी बात है कि एंटीजन एंटी जो बॉडी कॉम्प्लेक्स वो टिश्यू के अंदर जमा होते जा रहे हैं, जमा होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सूजन आ गई। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? सीरम सिकनेस और ल्यूपस नेफ्राइटिस। सीरम सिकनेस भी इम्यून खुद पे अटैक करती है, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जांपल है। और ल्यूपस नेफ्राइटिस। अब देखो नेफ्राइटिस वर्ड भी मैंने पढ़ा रखा है किसमें? किडनी वाले चैप्टर में, यानी अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो नेफ्राइटिस वर्ड जहाँ भी आ जाए यानी अपने किडनी से रिलेटेड होगा। तो ल्यूपस नेफ्राइटिस में अपने किडनी इफेक्ट होती है, एक नॉर्मल किडनी, और ल्यूपर नेफ्राइटिस हो गया यानी हाइपर सेंसिटिविटी हो गई, एलर्जी हो गई, तो उसकी वजह से किडनी डैमेज होता है। ये था हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3। एग्जाम्पल याद हो जाएंगे, सीरम सिकनेस और ल्यूपस नेफ्राइटिस। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी भाई देखो, इसमें डिलेड रिएक्शंस होते हैं, मानी तुरंत के। अभी तक हमने जितने पढ़े थे उसमें एलर्जी हो रही थी, जैसे टाइप 1 में हमने पढ़ा मोस्ट कॉमन था कि धूल वगैरह पड़ा, आपको तुरंत खांसी छींक आने लगी, वो थे। अब ये इसमें डिलेड रिएक्शंस होते हैं। इसमें क्या होता है? टी सेल्स होती हैं, जो टी सेल्स आपकी इम्यूनिटी में हेल्प करती हैं, वो अटैक कर देती हैं शरीर के टिश्यू पर, यानी जो टी सेल्स अटैकिंग बॉडी टिश्यू। इसके एग्जाम्पल क्या है? कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ये बहुत आम होता है, आपको अक्सर देखने को मिल जाता है। स्किन रैशेस, फॉर्म पॉइजनिंग और निकल एलर्जी। इसमें जैसे होता है ना, एलर्जन को आप छू दो या किसी व्यक्ति को एलर्जी है आप उसको छू दो तो कांटेक्ट हो गया है ना, तो नाम से पता चले किसी के कांटेक्ट में आने से। जैसे किसी व्यक्ति को एलर्जी है ऑलरेडी, आप उसके कांटेक्ट में आ गए, अब वो डर्मेटाइटिस यानी आपके त्वचा में वो एलर्जी कॉज कर देगा। इसकी वजह से क्या होते हैं? स्किन रैशेज, यानी शरीर पे छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, जिसे नॉर्मल स्किन है उसके अंदर, लेकिन अगर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हुआ तो शरीर पर रैशेज पड़ेंगे। तो ये था कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं टीबी का स्किन टेस्ट रिएक्शन। ये आपने अपने पैथोलॉजी में बहुत बार किया होगा, जिसको हम बोलते हैं ट्यूबरकुलिन टेस्ट, यानी मॉन्टॉक्स परीक्षण जिसको हम बोलते हैं। मॉन्टॉक्स का नाम तो सुना ही होगा ना। तो वो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर आता है, वो डिलेड रिएक्शन होता है। जब मॉन्टेक्स का हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाते हैं तो वो तुरंत के तुरंत तो नहीं बताता है ना, हम पेशेंट को भेज देते हैं घर की 2-3 दिन बाद आना पेन से उसको घेर के। फिर जब वो 2-3 दिन बाद आता है तो उसके हम जो मॉन्टेक्स जहाँ पे हमने लगाया था उसका हम मेज़र करते हैं और उसके हिसाब से उसका परीक्षण करते हैं। तो ये ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट रिएक्शन है, ये टाइप 4 का एग्जांपल है, याद रखना। यानी इसमें डिलेड रिएक्शन, देखो नाम से आप याद कर लोगे कि जो टीबी का टेस्ट यानी मॉन्टॉक्स टेस्ट हम कर रहे थे उसमें तुरंत तो एलर्जी हो नहीं रही थी, उसमें 3 से 4 दिन लग जाते हैं, तो उसको बोलते हैं डिलेड रिएक्शन, ठीक है। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। अब तक हमने ये सारे पढ़ लिए तीनों टाइप्स किसके? इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर्स के। अब देखो इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर कॉज क्यों होते हैं, क्या क्या उसके कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम अपना अफेक्ट हो रहा है। देखो जेनेटिक फैक्टर्स पहला होता है, कोई जन्मजात है वो पहले से लेके आ रहा है अपने अंदर, ठीक है। कुछ डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड, जैसे सम डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड, कुछ डिसऑर्डर होते हैं वो जन्मजात होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं जेनेटिक फैक्टर्स। और इन्फेक्शंस की वजह से भी इम्यून सिस्टम अपना डैमेज होता है। वायरस लाइक कुछ इम्यून सिस्टम को डैमेज करने वाले इन्फेक्शन कौन कौन से हैं? HIV है और क्या है? एप्स्टीन बार वायरस। ये दो हो गए, एप्स्टीन बार वायरस और HIV। ये वायरस हो गए, इन्फेक्शन कॉज करते हैं इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर को, ठीक है।
कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पॉल्यूशन होता है, रेडिएशन होता है, या केमिकल्स। देखो बोलते हैं ना बहुत सारा पॉल्यूशन है, उसके वजह से भी इम्यून सिस्टम डैमेज होता है। तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया, पॉल्यूशन, रेडिएशन और केमिकल की वजह से। और अनहेल्दी लाइफ स्टाइल की वजह से भी इम्यून सिस्टम डैमेज होता है। अनहेल्दी लाइफ स्टाइल में क्या क्या गई? आपकी डाइट सही नहीं, जैसे हमने शुरू में कॉज पढ़ा था माल न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन की कमी। माल मतलब कमी। तो पुअर डाइट में आपने सही से न्यूट्रिशन नहीं लिया, उसकी वजह से इम्यून सिस्टम वीक रह गया, तो उसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर। ठीक है, तो पुअर डाइट की वजह से सिंपल सी बात है, स्ट्रेस यानी तनाव लोगे तो भी इम्यून सिस्टम डैमेज होगा। स्मोकिंग की वजह से, स्मोकिंग और एल्कोहल तो मेनली सारे में ही कॉमन होते हैं, तो स्मोकिंग और एल्कोहल शरीर के लिए वैसे ही नुकसानदायक है, तो इम्यून सिस्टम को तो भी अफेक्ट करेंगे ही करेंगे, और ये लाइफ स्टाइल के अंदर आते हैं। ये था कॉज। डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, यानी अपने लैब में कैसे चेक कर सकते हैं? देखो ब्लड टेस्ट में पहला ब्लड टेस्ट आता है। ब्लड टेस्ट में क्या क्या कर सकते हैं? सीबीसी कर सकते हैं, यानी उसके ब्लड की जांच कर सकते हैं, खून की जांच कर सकते हैं, और एंटीबॉडी लेवल्स चेक कर सकते हैं उसके, कि एंटीबॉडी लेवल्स कैसे हैं, कौन सी एंटीबॉडी ज़्यादा है, कौन सी एंटीबॉडी कम है, या एंटीबॉडी है ही नहीं शरीर में। तो इसके ब्लड टेस्ट की वजह से भी डायग्नोसिस कर सकते हैं। दूसरा क्या आता है? ऑटो एंटीबॉडी टेस्ट, यानी ऑटो एंटीबॉडी टेस्ट में क्या कहते हैं? टू डिटेक्ट ऑटो इम्यून डिजीज। अब ने ऑटो इम्यून डिजीज पढ़ा था, जो दूसरा टाइप। ऑटो इम्यून डिजीज को पता करने के लिए हम क्या करते हैं? ऑटो एंटीबॉडी टेस्ट। एलर्जी टेस्ट क्यों करते हैं? हाइपर सेंसिटिविटी वाले में स्किन प्रिक टेस्ट करते हैं फॉर एलर्जेंस के लिए। एक टेस्ट आता है जिसको बोलते हैं स्किन प्रिक टेस्ट, उसको हम बोलते हैं एलर्जी टेस्ट। और चौथा होता है जेनेटिक टेस्टिंग। अब जिसको बचपन से है उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए, उसके लिए हम करते हैं जेनेटिक टेस्टिंग। इसमें क्या करते हैं? फॉर इनहेरिटेड इम्यूनोडेफिशिएंसी, यानी किसी को बचपन से है तो उसको कैसे पता करेंगे? उनको इन तरीके से तो पता नहीं कर सकते, उनके लिए जेनेटिक टेस्टिंग करेंगे। तो ये थे डायग्नोसिस, 4 तरह के: ब्लड टेस्ट, ऑटो एंटीबॉडी टेस्ट, एलर्जी टेस्ट और जेनेटिक टेस्टिंग। ठीक है, ये थे डायग्नोसिस। अब देखो ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं इनका, यानी इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम्स के ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं? पहला मेडिकेशंस यानी दवाइयों के द्वारा। इम्यूनो सप्रेसेंट फॉर ऑटो इम्यून डिजीज। अब देखो इम्यून डिजीज हो रहा है, ऑटो इम्यून हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है? खुद का इम्यून सिस्टम खुद की बॉडी पर अटैक कर रही है, तो उसको संदमित करने के लिए, इम्यून सिस्टम को संदमित करने के लिए इम्यूनो सप्रेसेंट देंगे। उसकी वजह से इम्यून जो हाइपर एक्टिव हो रही थी वो कम हो जाएगा, तो अटैक कम करेगी बॉडी पर। ठीक है, तो ये पहला मेडिकेशन हो गया। दूसरा हो रहा है HIV एड्स में हमने पढ़ा था कि रेट्रोवायरस के समूह के वायरस जो है HIV, ये रेट्रोवायरस समूह का है, तो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स दे देंगे, यानी इसका विरोधी एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। इसकी वजह से HIV और एड्स में कमी आएगी। और क्या दे सकते हैं दवाइयों में? कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं, जैसे इन्फ्लामेशन हो रखा है तो उसको हम क्या देंगे? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये थे मेडिकेशंस। और लाइफ स्टाइल में भी कुछ मॉडिफिकेशंस करके हम ट्रीट और मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे हेल्दी डाइट ले सकते हैं, माल न्यूट्रिशन हो रही थी, कमी हो रही थी, हमने हेल्दी डाइट खाया तो विटामिन और मिनरल्स हमको शरीर को मिल गए, तो उसकी वजह से इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा। और रेगुलर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जो रेगुलर एक्सरसाइज क्या करेगी? आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी। उसके अलावा क्या कर सकते हैं? मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। जैसे किसी को तनाव है तो क्या कर सकता है? योगा कर सकता है, मेडिकेशन कर सकता है। ठीक है, तो उसकी वजह से उसका स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो ये लाइफ स्टाइल में बदलाव करके भी हम कर सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं? वैक्सीनेशन ले सकते हैं, हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शन इन इम्यूनोडेफिशिएंट इंडिविजुअल्स। जैसे किसी इम्यूनोडेफिशिएंट इंडिविजुअल्स, जैसे किसी के अंदर पहले से इम्यूनोडेफिशिएंसी है, उसकी क्या कर सकते हैं? वैक्सीनेशन कर सकते हैं। उसकी वजह से क्या होगा? इन्फेक्शन की कमी आएगी। जैसे हमने बचपन में देखा, हमने टीकाकरण करवाते हैं। हम टीकाकरण क्यों करवाते हैं? टीकाकरण इसलिए करवाते हैं ताकि अपना शरीर पैथोजन से लड़ने के लिए तैयार रहे, यानी कोई पैथोजेंस बाहर से आए तो उसके लिए अपनी बॉडी तैयार रहे। और टीकाकरण को हमने डिटेल में पढ़ा, कहाँ पढ़ा? इम्यूनोलॉजी में। उसमें हमने देखा कि किल्ड या वीक पैथोजेंस को हमारे शरीर में डालते हैं, जिसके खिलाफ अपनी शरीर उससे लड़ती है, तो उसकी वजह से शरीर में मेमोरी पैदा होती है। और मेमोरी जो होती है वो प्राइमरी के लिए तो वीक होती है, लेकिन जब सेकेंडरी यानी वही पैथोजन दोबारा अटैक करेगा शरीर पे, तो वही अपनी शरीर उससे काफ़ी तेज़ी से फाइट करेगी। तो ये वैक्सीनेशन हो गया। फिर इम्यूनोथेरेपी किसको दे सकते हैं? यूज फॉर एलर्जीज इन सम कैंसर्स। अब कैंसर हो गया एलर्जी में, तो उसमें क्या कर सकते हैं? इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं। और लास्ट में आता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, यानी देखो जितने भी अपने इम्यून से रिलेटेड सेल्स बन रही हैं, यानी बी सेल्स बन रही हैं या टी सेल्स बन रही हैं, तो
वो बोन मैरो में ही बननी है। अब बोन मैरो में खराबी हो गई तो हम क्या कर सकते हैं, बोन मैरो को ही ट्रांसप्लांट कर दें तो उनका प्रोडक्शन वापस से सही हो जाएगा। तो ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट आता है यूज इन सीवियर प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियंसी डिसऑर्डर, यानी प्राइमरी जो इम्यूनोडिफिशियंसी डिसऑर्डर थी वो भी सीवियर, उसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, जिससे हमने शुरू में पढ़ा था SCID। तो भाई यही था आपका अच्छा सा चैप्टर, प्यारा सा चैप्टर, इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो अपने प्रतिरक्षा तंत्र से जितने भी बीमारियां हमने देख ली, उनके टाइप्स देख लिए। अब आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा नोट्स की बात रही तो नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लेना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।